नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि कश्मीर कैसे भारत के माथे का मुकुट है और अब प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब नदी पर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन करके पाकिस्तान को भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अब कल सुबह से जम्मू के कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत की रेल सेवा शुरू हो जाएगी, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी की वो तस्वीर देखनी चाहिए जिसमें वो चिनाब ब्रिज पर खड़े होकर शान से तिरंगा लहरा रहे हैं और पूरी दुनिया को ये संदेश दे रहे हैं कि कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। इसके बाद हम आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क की दोस्ती का ब्रेकअप दिखाएंगे। यूं तो इस दुनिया में हर रोज करोड़ों लोगों का ब्रेकअप होता है, करोड़ों लोगों की दोस्ती टूटती है, लेकिन जितनी कीचड़ इस ब्रेकअप के दौरान उछल रही है उतनी बहुत कम देखने को मिलती है। ट्रंप और इलॉन मस्क अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए आज इसका विश्लेषण भी करेंगे और आपको बताएंगे कि इस दोस्ती के टूटने के बाद इलॉन मस्क को कितना नुकसान होगा और ट्रंप को कितनी बदनामी सहनी पड़ेगी। यह दुनिया भर के दोस्तों के लिए भी एक लाइफ लेसन है कि अगर दोस्त दुश्मनी पर उतर आए तो वो कैसे आपके सारे राज दुनिया के सामने खोल सकता है। और आखिर में हम आपको हॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे जिसका बजट बहुत छोटा है लेकिन इसमें सीख बहुत बड़ी है। बिना किसी बड़े स्टार या बड़े चेहरे के इस फिल्म ने टॉम क्रूज की नई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ दिया है और इस फिल्म का नाम है लिलो एंड स्टिच, जो 10 दिन में ही 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का भव्य और शानदार रेल नेटवर्क कैसा दिखाई देता है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, जिसका निर्माण चिनाब नदी के ऊपर हुआ है और यह वही चिनाब नदी है जिसका पानी भारत के पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के बीच इस पुल पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि अब कश्मीर में भारत की यह विकास यात्रा रुकेगी नहीं। पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों ने कई दशकों तक यह कोशिश की कि कश्मीर को तिरंगे की छांव से दूर रखा जाए, लेकिन एलओसी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के पहाड़ों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के इस सबसे ऊंचे रेल ब्रिज पर तिरंगा लहराकर चल रहे थे और ये तस्वीरें पूरी दुनिया को बहुत कुछ बता रही हैं। आप भी जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपकी रगों में भी देशभक्ति दौड़ने लगेगी और आपको नए भारत और नए कश्मीर की एक ऐसी अनुभूति होगी जो अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। देशभक्ति का एक बड़ा मशहूर गीत है जिसे आप सब ने जरूर सुना होगा और इसके बोल हैं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये देशभक्ति का गीत आज प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है और हमारा झंडा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर का हमारा ये ब्रिज भी पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है।
जो आर्च की शेप में बनाया गया है और इस शेप का मतलब होता है आधे गोले के आकार जैसा। इस पुल को आप आज इन 10 बातों से भी डिकोड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप तस्वीरों के जरिए बड़ी स्क्रीन पर इस पुल को आप देखें और इस पुल पर लहराते हुए तिरंगे को भी आज आप देखें। तो ये तस्वीरें अपने आप में पूरी दुनिया से कुछ कह रही हैं, लेकिन अब हम इस पुल को आपके लिए डिकोड करते हैं। पहली बात, इस पुल में 28,660 मीट्रिक टन स्टील लगा है और यह स्टील मेड इन इंडिया है। दूसरा, यह पुल ब्लास्ट प्रूफ है, जो कई किलोग्राम बारूद के विस्फोट को भी बड़ी आसानी से सहन कर सकता है, यानी आतंकवादी चाहकर भी इस पुल को उड़ा नहीं पाएंगे। और DRDO ने खुद इसका परीक्षण किया है। तीसरा, यह पुल 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं में भी सुरक्षित रह सकता है। चौथा, अब भारत का रेल नेटवर्क कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक फैल चुका है। पांचवां, यह पुल 272 किलोमीटर लंबे ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जो हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी को अब जारी रखेगा। चाहे कितनी भी बर्फ पड़े, मौसम कितना भी खराब हो, यह जो रूट है ये चालू रहेगा। छठी बात, जम्मू और कश्मीर के बीच रेल कनेक्टिविटी होने से सेना को बहुत फायदा होगा, लेकिन व्यापार और पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और अब कश्मीर के सेब, कश्मीर के ड्राई फ्रूट्स, कश्मीर की पश्मीना शॉल और कश्मीर का केसर इन ट्रेन्स के जरिए, रेलगाड़ी के जरिए पूरे भारत के बाजारों में बहुत आसानी से पहुंचने लगेगा। सातवीं बात, इस रेल नेटवर्क के साथ 215 किलोमीटर की अलग अलग अप्रोच रोड भी बनाई गई हैं, जो रसद और हथियार पहुंचाने में भारतीय सेना के बहुत काम आएंगी और इससे 70 गांवों के लोगों को फायदा होगा, जो आसपास के 70 गांव हैं। आठवीं बात, यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर और लंबाई है 1315 मीटर। यह पेरिस के आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है और दिल्ली के कुतुब मीनार से 287 मीटर ऊंचा है और इसे 2000 मजदूरों और 300 इंजीनियर्स की टीम ने मिलकर बनाया है। नौवीं बात, इस पर अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल सकती हैं। और 10वीं बात यह कि इसके साथ एक और पुल बनाया गया है, जिसका नाम है अंजी खड्ड पुल। अंजी नदी के ऊपर बना यह भारतीय रेलवे का पहला ऐसा पुल है जिसे केबल के सपोर्ट से बनाया गया है और इसका निर्माण सिर्फ 11 महीने में पूरा हो चुका है। पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है।
आज जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की सीमा से थोड़ी ही दूर यहां पर मौजूद थे और तिरंगा लहरा रहे थे, तो उनकी बातें और जो भाषण दे रहे थे उसकी गूंज पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। उनकी तस्वीरें पूरी दुनिया में देखी जा रही थीं और आज उन्होंने पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को भी ये बता दिया कि पाकिस्तान जितना चाहे ये कोशिश कर ले कि वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारत आतंकवाद का मुकाबला विकास से कर रहा है। बारूद का जवाब भारत ने इस ब्रिज से दिया है। पाकिस्तान बारूद में विश्वास करता है और भारत विकास में विश्वास करता है, और विकास के जरिए कैसे भारत कश्मीर की तकदीर को बदल रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के बाद 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई और इन दोनों ट्रेनों का संचालन कटरा से श्रीनगर और श्रीनगर से कटरा के बीच होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर कश्मीर के विकास में कोई बाधा बना तो उसे सबसे पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को वहीं से खड़े होकर कितनी बड़ी चुनौती दी है और कितना कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल नेटवर्क बनाने का सपना अब हकीकत बन गया है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आज कहा कि जो काम आजादी से पहले अंग्रेज भी नहीं कर पाए थे, वो काम प्रधानमंत्री मोदी ने अब कर दिखाया है। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें। लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। आपको याद होगा इस हफ्ते जब आरसीबी ने 18 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती, तब देश भर में लोगों ने जश्न मनाया और लोगों ने यही कहा कि देखिए धैर्य रखना कितना आवश्यक है और जब इंतजार करते हैं तो उसका फल मीठा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कश्मीर में रेल नेटवर्क का यह सपना 130 वर्ष बाद पूरा हुआ है।
कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने का सबसे पहला प्रस्ताव 1 मार्च 1892 में कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह ने पेश किया था और इसके 6 वर्षों के बाद वर्ष 1898 में ब्रिटिश हुकूमत ने पहली बार कुछ इंजीनियर्स को कश्मीर में भेजा और यह रिपोर्ट बनाने के लिए कहा कि वो कश्मीर तक रेल लाइन कैसे बिछा सकते हैं। इसके बाद वर्ष 1947 में भारत की आजादी तक कुल 5 बार सर्वे हुए, लेकिन हर बार तकनीकी और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह काम शुरू नहीं हो पाया। इसका बड़ा कारण यह था कि कश्मीर के पहाड़ों की संरचना बाकी के पहाड़ों से अलग थी और वहां बहुत घने जंगल थे, जहां रहकर रेल लाइन बिछाना बहुत ही मुश्किल काम था। आजादी के बाद कश्मीर तक रेल लाइन बिछाने का काम शुरू हो जाना चाहिए था 1947 के बाद, लेकिन उस वक्त भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उस जमाने में कुछ नेताओं की तारीफों में बड़े बड़े पुल तो बनते थे, लेकिन इस प्रकार के पुल बनाने में दशकों लगा दिए जाते थे। आजादी के 36 वर्षों के बाद वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जम्मू के उधमपुर से श्रीनगर के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और इसकी नींव भी रखी। 13 वर्षों में जब इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाना चाहिए था या काफी हद तक पूरा हो जाना चाहिए था, तब भी सिर्फ 11 किलोमीटर की रेल लाइन ही बिछ पाई। सिर्फ 11 किलोमीटर 13 साल में। और कश्मीर उस समय भी जम्मू की रेल लाइन से जुड़ नहीं पाया। वर्ष 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री देवेगौड़ा ने फिर से इस प्रोजेक्ट की नींव रखी और उधमपुर और कटरा और बारामूला रेल लाइन के प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया। इस बार भी काम बहुत ही धीमी गति से, स्लो मोशन से हुआ और वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस रेल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट घोषित किया और इसे जल्द से जल्द बनाने की बात कही। हालांकि वर्ष 2004 में सरकार बदलने के बाद भी इस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। उसके बाद यूपी की सरकार आ गई और इसे बनने में कई वर्ष और लग गए। आज जब हमारे देश के ज्यादातर नेता राजनीतिक फायदों के लिए किसी मुद्दे को उठाते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाकर यह बताया है कि उनके लिए जम्मू कश्मीर का मुद्दा कभी भी राजनीति का मुद्दा नहीं था। और इस बात को आज आप इस तस्वीर से समझ सकते हैं, जो वर्ष 1991 में शुरू हुई उस एकता यात्रा की है, जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे और वो श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए जा रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को लाल चौक पर तिरंगा फहराने से रोकने के लिए आतंकवादियों ने एक बहुत बड़ा हमला भी किया था। उन्हें बहुत सारी धमकियां दी थी कि वो लाल चौक आने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज लाल चौक पर फैसला हो जाएगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लाल चौक पहुंचे और उन्होंने वहां सबके सामने तिरंगा फहराया। और आज भी उन्होंने अब 74 साल की उम्र में उसी जोश के साथ कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर यह तिरंगा लहराया है। आज हमने आपके लिए प्रधानमंत्री मोदी का उस वक्त का एक वीडियो निकाला है, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों की चुनौती को स्वीकार करके लाल चौक पर तिरंगा फहराने की बात कही थी। कश्मीर के रेल ब्रिज पर प्रधानमंत्री मोदी का तिरंगा लेकर चलना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से सिर्फ 6 साल पहले तक कश्मीर का अलग झंडा होता था, लेकिन वर्ष 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर का अलग झंडा नहीं है और वहां शान से तिरंगा लहरा रहा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसके नाम लेंगे। आतंकवादी काम करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो 1992 में उस समय के नरेंद्र मोदी कैसे गरज रहे थे लाल चौक पर। और आप जानते हैं
1992 के आसपास ये वो दौर चल रहा था जब लाल चौक पर भारत की बात करना भी बहुत बड़ी बात थी। जब लाल चौक अलगाववादियों का अड्डा होता था, लाल चौक पर तिरंगा लहराना बहुत बड़ी बात थी। आतंकवादी कहते थे कि लाल चौक पर कभी तिरंगा हम लहराने नहीं देंगे किसी को, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी गए थे और लाल चौक पर उन्होंने ये तिरंगा लहराया था। उस समय की तस्वीर देखिए। और अब 2025 में अब वो प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री रहते हुए अब उन्होंने विकास भी किया है और जम्मू कश्मीर के कोने कोने पर अब उन्होंने तिरंगे को गाड़ दिया है। अब सोचिए, उस समय प्रधानमंत्री मोदी 42 साल उनकी उम्र थी 1992 में, और आज 74 वर्ष की उम्र में आज आपको प्रधानमंत्री मोदी इस नए रूप में दिख रहे हैं। लेकिन 42 साल की उम्र में भी जो प्रण उन्होंने लिया था कश्मीर को भारत से जोड़ने का, जो सौगंध उन्होंने ली थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगा, और कश्मीर के चप्पे चप्पे पर आपको तिरंगा दिखाई देगा, वो जो चुनौती उन्होंने उस समय स्वीकार की थी उसे वो कैसे पूरा कर रहे हैं, ये आप देखिए। और ये बात कोई हाल के 5 साल, 10 साल या 15 साल की नहीं है। बहुत सारे नेता तो इस पर राजनीति करते हैं और राजनीति की वजह से इस तरह के कदम उठाते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा जो उस जमाने से आपको देखने को मिल रही है, उस विचारधारा में कोई अंतर नहीं आया है। पाकिस्तान को यह बात बहुत चुभती है क्योंकि वो अलगाववादियों की मदद से कश्मीर में तिरंगा का हमेशा से विरोध करता था और करवाता था। और आज की एक और बड़ी खबर आपके लिए यह भी है कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद फोन करके G7 समिट के लिए आमंत्रित किया है, और प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर स्वयं इसकी जानकारी दी है। उन्होंने देखिए लिखा है, उन्होंने बताया है कि उन्हें कनाडा के प्रधानमंत्री ने आज फोन किया और प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को चुनाव में उनकी जीत के लिए बधाई दी है, और यह भी कहा है कि वो G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा आएंगे और दोनों देश अब मिलकर काम करेंगे। भारत G7 देशों के संगठन का औपचारिक रूप से हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को वर्ष 2019 से लेकर अब तक हर G7 समिट में आमंत्रित किया गया है। और इस बार कुछ लोग ये कह रहे थे कि भारत और कनाडा के रिश्तों में जो तनाव आया है उसकी वजह से कनाडा अपने देश में होने वाले G7 समिट में भारत को आमंत्रित नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को इस बार आमंत्रित नहीं किया गया है, ये कहकर बहुत सारे लोग आनंद ले रहे थे, मजा ले रहे थे। आज उनकी बड़ी किरकिरी हो गई और प्रधानमंत्री मोदी अब इस बार भी G7 समिट में जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आज, जो उनके विरोधी हैं, जो लगातार इस बात को कह रहे थे कि उन्हें G7 में इस बार इनवाइट नहीं किया गया है, आज उनके लिए ये शाम जो है बड़ी निराशा से भरी शाम होगी। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लिखा था, बहुत सारे लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। आज उन सब लोगों को शायद सोशल मीडिया पर लिखे गए अपने पोस्ट डिलीट करने पड़ेंगे। अब हम आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क की दोस्ती का ब्रेकअप दिखाएंगे, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूं तो इस दुनिया में हर रोज करोड़ों लोगों का ब्रेकअप होता है, करोड़ों लोगों की दोस्ती टूटती है, लेकिन जितनी कीचड़ इस ब्रेकअप के दौरान उछल रही है उतनी बहुत कम देखने को मिलती है। इसलिए आज हम इस ब्रेकअप के हर पहलू को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि दुनिया भर के दोस्तों के लिए इस खबर में क्या सीख छिपी है। तो दोस्ती की बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि ये हुआ कैसे, और इस पूरी टाइमलाइन को हम आपके लिए डिकोड करेंगे। इस विवाद की सबसे बड़ी वजह है ट्रंप प्रशासन का एक बिल, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल कह रहे हैं और इलॉन मस्क इसे बिग अगली बिल कह रहे हैं। यानी राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि यह बहुत ही खूबसूरत सुंदर बिल है जिसे मैं लेकर आ रहा हूं, और इलॉन मस्क कहते हैं कि यह बहुत अगली है। ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत और अगली का मतलब होता है बदसूरत। यानी इन दोनों के बीच में एक बिल है, एक कानून है,
वो कानून डोनाल्ड ट्रंप को बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जहां वो बैठे हैं वहां से खूबसूरत दिखता है, और इलॉन मस्क को वही कानून, वही बिल बहुत बदसूरत दिखाई दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में कोई एक वस्तु रखी है, कोई एक विचार है, वो एक तरफ से देखने वाले को खूबसूरत दिखता है और दूसरी तरफ से देखने वाले को बदसूरत दिखता है। यही इनके साथ भी हो रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप इस बिल के जरिए टैक्स में कटौती करना चाहते हैं और अमेरिका की कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, और इलॉन मस्क इसी का विरोध कर रहे हैं। मस्क का यह कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप यह कहकर सत्ता में आए थे कि वो सरकार के गैर जरूरी खर्चों को बंद करेंगे, लेकिन अब वो खुद इस बिल की वजह से फिजूल खर्ची को बढ़ावा दे रहे हैं। पहले राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क सीधे एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहे थे, और ये लड़ाई जो है, मतभेद जो है, ये इशारों में हो रहे थे। आपने भी कई बार देखा होगा, जब दो दोस्तों के बीच में मतभेद होते हैं लेकिन लड़ाई खुलकर सामने नहीं आई होती, तो वो इशारों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इन दोनों के बीच भी काफी समय से यही चल रहा था, लेकिन फिर राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पहला हमला हुआ। और इस समय जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आपके लिए क्रिएट की हैं, आपको न्यूज़ देखने का एक नया अनुभव देने के लिए, कि अगर ये जो दोस्ती है, ये एआई ने उस दोस्ती के जो पल हैं वो आपके लिए रिक्रिएट किए हैं। तो सबसे पहला हमला इसमें किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने अपने ओवल ऑफिस में मीडिया के सवालों पर यह कह दिया कि इलॉन मस्क ने यह बिल देखा था और वो पहले इससे सहमत भी थे, लेकिन बाद में जब इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को खरीदने की अनिवार्यता समाप्त करने की बात को देखा, तो मस्क नाराज हो गए और उन्होंने इस बिल की आलोचना करना शुरू कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पहले तो मस्क को इस बिल से कोई एतराज नहीं था, लेकिन जैसे ही इलॉन मस्क को यह पता चला कि इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर कुछ नया कानून बनाया गया है जिससे टेस्ला कार को नुकसान होगा, तो वो अचानक से नाराज हो गए। I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have a gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. तो पहले इस खेल को समझिए, ये सारा पैसे का खेल है, और इस बिल में ऐसा क्या था जो इलॉन मस्क को पसंद नहीं आया और जिससे इलॉन मस्क को नुकसान हो रहा था। तो जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने एक नियम बनाया कि पर्यावरण को बचाने के लिए अमेरिका में बिकने वाली 50% गाड़ियां अब से इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, जिन पर टैक्स में भी लोगों को छूट मिलेगा और सरकार की तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी। तो जो बाइडेन ने जो काम किया वो इसलिए किया क्योंकि वो लोगों को प्रेरित करना चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब पेट्रोल और डीजल की गाड़ी ना खरीदें और वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें, और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप का यह कहना है कि इसी व्यवस्था को उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इलॉन मस्क नाराज हो गए। अब आप देखिए, वो इसलिए नाराज हो गए क्योंकि जो बाइडेन ने जो नियम बनाया उसका सीधा फायदा इलॉन मस्क को और उनकी कंपनी टेस्ला को हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली हर 10 में से 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यानी आधी इलेक्ट्रिक गाड़ियां टेस्ला की होती हैं। और इलॉन मस्क को अपनी सारी कंपनियों में से जिस कंपनी से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, आमदनी होती है, वो टेस्ला है। और इसीलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप यहां पर सही कह रहे हों, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप अब इस सब्सिडी को खत्म करना चाहते थे, और राष्ट्रपति ट्रंप जो नया नियम ला रहे थे उसके मुताबिक वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से जो है पहला वार होने के बाद इलॉन मस्क ने भी उनके सारे राज खोलने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और उन्हें कभी भी इस बिल को दिखाया ही नहीं गया था। तो पहला तो उन्होंने ये लिखा। इसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप उनकी मदद से ही चुनाव जीते हैं, और अगर
इलॉन मस्क उनके साथ ना खड़े होते तो आज अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार होती। राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यहां तक पहुंचना असंभव था अगर इलॉन मस्क उनके पीछे ना खड़े होते। इसके जवाब में राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह कहा कि वो इलॉन मस्क के बिना भी चुनाव जीत सकते थे तो मस्क ने उन्हें एहसान फरामोश बता दिया। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का मजाक भी उड़ाया और उनके पुराने पोस्ट दिखाते हुए यह पूछा कि ये सारी बातें जिस व्यक्ति ने लिखी थी वो कहां चला गया, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा ये वही पोस्ट थे जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछली सरकारों में कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने पर उनकी आलोचना की थी और मस्क ये बताने लगे कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोलते हैं और वो अपनी बात के पक्के नहीं हैं। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तब वो अपने हर भाषण में इलॉन मस्क की तारीफ किया करते थे। माय फ्रेंड इलॉन कहकर उन्हें अपने साथ खड़ा रखते थे। हर बड़ी मीटिंग में उन्हें अपने साथ लेकर जाते थे। जब राष्ट्रपति नहीं बने थे तो चुनाव प्रचार में हर बड़े भाषण के दौरान इलॉन मस्क उनके साथ खड़े होते थे और राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क की तारीफ करते थकते नहीं थे। लेकिन अब इस दोस्ती में दरार आ गई। इलॉन मस्क की इन कड़वी बातों ने राष्ट्रपति ट्रंप को भी उनके हमलों का जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इलॉन मस्क के ये सारे हमले वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप भी इन हमलों का जवाब अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दे रहे हैं। तो देखिए, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है इन दोनों के बीच में। ये दोनों ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, एक एक इनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इलॉन मस्क के पास एक्स है और डोनाल्ड ट्रंप के पास ट्रुथ सोशल है। ये अपनी बात लिखते हैं एक्स पर इलॉन मस्क और वो अपनी बात लिखते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रुथ सोशल पर, और फिर अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आम लोगों की तरह इस लड़ाई में भी ये दोनों दोस्त झगड़ा करने के बाद एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो जैसे ही झगड़ा होता है दो दोस्तों के बीच वो एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन यहां पर ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि दोनों के पास ही अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इलॉन मस्क को पहले से पता था कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से जुड़े नियमों को बदलने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद अब इलॉन मस्क इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि सरकार के पैसे बचाने का सबसे आसान तरीका यह है कि इलॉन मस्क की तमाम कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी और उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त कर दिया जाए। और इस बयान पर यह झगड़ा और बढ़ गया और इलॉन मस्क ने यह ऐलान कर दिया कि अगर उनके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द हुए तो उनकी कंपनी स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को अब वहां से विड्रॉ कर लेगी और उससे जो मिलने वाली सेवाएं हैं अमेरिका की सरकार को और नासा को उन्हें बंद कर देगी। यह वही अंतरिक्ष यान है जो नासा के एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वहां पर लेकर भी जाता है और अब भी ऐसा एक अंतरिक्ष यान इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है। पिछली बार नासा 9 महीनों तक सुनीता विलियम्स समेत बाकी के अपने एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लाने में नाकाम रहा था और तब भी स्पेस एक्स के इसी ड्रैगन अंतरिक्ष यान की मदद से इन सब लोगों को यहां लाया गया था। यानी उस समय भी इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की सरकार की मदद की थी, अपना ये यान भेजा और इससे सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को वो लेकर आए। लेकिन इस झगड़े ने अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के वजूद को भी खतरे में डाल दिया है और स्थिति ये हो गई है कि एक्स और ट्रुथ सोशल पर लोग ये लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स पर अब कब्जा कर लेना चाहिए और स्पेस एक्स का नासा में विलय कर देना चाहिए। दोस्ती और दुश्मनी क्या चीज होती है वो आप इससे भी समझिए कि जब दोस्ती थी तो नासा ने स्पेस एक्स के साथ उसका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल करने के लिए 42,000 करोड़ रुपए की डील की थी और अब जब दुश्मनी हो गई है तो राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वो इलॉन मस्क की सारी कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर देंगे। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रपति ट्रंप लगातार भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर कराने का श्रेय अपने आप को दे रहे हैं, लेकिन अब नौबत यह आ गई है कि अमेरिका के लोग एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं आजकल जो राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच छिड़े इस युद्ध में सीज फायर करा सके। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि जब कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है, सफल बन जाता है, बहुत मशहूर हो जाता है, जो उसे चाहिए होता है सब पा लेता है,
तो वो विनम्र हो जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, उसका स्वभाव विनम्र हो जाता है। इसके बाद वो किसी को धमकियां नहीं देता, किसी से बदला लेने की बात नहीं करता, किसी की बदनामी नहीं करता और विनम्रता से अपना जीवन जीता है। लेकिन ये झगड़ा बताता है कि आप चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, कितने भी सफल बन जाएं, आप चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हों या आप दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति इलॉन मस्क हों, जब रिश्ते खराब होते हैं तो अपनी बात को सही साबित करने के लिए लड़ाई एक ही तरह से लड़ी जाती है, और वो है एक दूसरे को बदनाम करना, एक दूसरे के राज खोलना और एक दूसरे को छोटा साबित करना। राष्ट्रपति ट्रंप ने जब यह कहा कि इलॉन मस्क टेस्ला को बचाने के लिए उनके बिल का विरोध कर रहे हैं, तो इलॉन मस्क ने उन पर एक बहुत बड़ा और बहुत ही निजी आरोप लगा दिया। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम जेफरे एप्स्टीन से जोड़ दिया। जेफरे एप्स्टीन कौन है? ये वो व्यक्ति है जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगा, और कहा जाता है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी एक जमाने में इस आदमी के क्लाइंट थे, और इसका जिक्र जेफरे एप्स्टीन की फाइलों में भी है, जिन्हें आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया, और इनको हम एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। और इन फाइल्स में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम है। इलॉन मस्क ने राष्ट्रपति ट्रंप का 33 साल पुराना एक वीडियो निकाला, जिसमें वो जेफरी एप्स्टीन के साथ पार्टी करते हुए दिख रहे हैं, और यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जेफरी एप्स्टीन के रिश्तों को लेकर सवाल उठे हैं। आज हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सब चैनल्स पर, अमेरिका के मीडिया में, वहां के सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहे हैं, जहां एप्स्टीन की एक पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, और वहां आसपास पार्टी चल रही है, और उसमें और भी बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो वीडियो आज हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। जेफरी एप्स्टीन पर अवैध तस्करी के अलावा बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ नाबालिग लड़कियों का सौदा करने के आरोप थे, और उसने एक फाइल बनाई थी जिसमें उसके सभी क्लाइंट्स का नाम उसने लिखा था, और इलॉन मस्क का यह दावा है कि उस फाइल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी नाम था, जिसकी वजह से इन फाइलों को सार्वजनिक नहीं किया गया। और देखिए, वर्ष 2019 में जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद जेल में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसे बाद में आत्महत्या बताया गया। तो ये जो व्यक्ति है, इसे फिर गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, और फिर जेल में अचानक उसकी मौत हो जाती है, और ये बताया जाता है कि इसने आत्महत्या कर ली। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है, और अब उसकी फाइलों में क्या लिखा है कोई नहीं जानता, लेकिन उस जमाने में उसकी पार्टियों में क्या होता था, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। आज से 30 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप कैसे दिखते थे, और वो इसी शख्स की पार्टी में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अमेरिका की मीडिया के पास तो पूरा वीडियो है। इलॉन मस्क इसी मामले को आधार बनाकर अब राष्ट्रपति ट्रंप को उनके पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ महाभियोग लाने की मांग कर रहे हैं, और उनका कहना है कि अब नया राष्ट्रपति जेडी वांस को बना देना चाहिए, जो इस समय उपराष्ट्रपति हैं। जेडी वांस आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले भारत भी आए थे, और उनकी पत्नी भारतीय है। ये हैं जेडी वांस, और अब इलॉन मस्क चाहते हैं कि ट्रंप को हटाकर इन्हें राष्ट्रपति बना दिया जाए। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर इलॉन मस्क को ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पता थी, उन पार्टियों के बारे में पता था, उस फाइल के बारे में उन्हें सब कुछ पता था, डोनाल्ड ट्रंप के इस इतिहास के बारे में, उनके इस पास्ट के बारे में पता था, तो फिर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति बनने में इतनी मदद क्यों की, और चुनाव में उन्हें जिताने के लिए अपना हजारों करोड़ रुपए का चंदा क्यों दिया, लगातार उनके साथ क्यों खड़े रहे, क्यों लोगों से अपील करते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सबसे बेहतर नेता साबित होंगे। अगर उन्हें यह सब कुछ पता था तो उस वक्त क्यों नहीं बताया। आज जब दोस्ती टूट गई, आज जब उन्हें लगता है कि उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है इस दोस्ती का, तो अब वो ये सारे राज खोलना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जब राष्ट्रपति ट्रंप उनके हिसाब से चल रहे थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही दोनों के रिश्तों में मतभेद आए तो इलॉन मस्क ये सारे आरोप लगाकर उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए नैतिक रूप से गलत बताने लगे। इस झगड़े के केंद्र में दो चीजें हैं, एक है चंदा और दूसरा है धंधा। राष्ट्रपति ट्रंप को चुनाव में दो लोगों से सबसे ज्यादा चंदा मिला था। इनमें पहले थे इलॉन मस्क,
जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए 288 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी आज के हिसाब से 2,500 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। और राष्ट्रपति ट्रंप को यह बात पता थी कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियों का व्यापार करती है। और जो दूसरी लॉबी थी जिसने राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा चंदा दिया चुनाव के लिए, वो थी ऑयल लॉबी, यानी कच्चे तेल का कारोबार करने वाले वो उद्योगपति जिन्होंने मिलकर 445 मिलियन यूएस डॉलर्स का चंदा उन्हें दिया, जो लगभग 3,800 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। तो अब आप देखिए, इससे यह समझ में आता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का व्यापार करने वाले इलॉन मस्क से भी चंदा लिया और पेट्रोल और डीजल की गाड़ी बनाने वाले और कच्चा तेल बेचने वाली ऑयल लॉबी से भी उन्होंने चंदा लिया, जबकि इन दोनों के आपसी हित टकराते हैं। और आपको पता होगा, जब कोई उद्योगपति किसी नेता को चंदा देता है तो वो उसमें अपने धंधे का फायदा भी देख रहा होता है। जब धंधा दिखता है तभी तो चंदा देता है, और ये पूरा विवाद यहीं फंसा हुआ है। इलॉन मस्क का आरोप है कि ऑयल लॉबी से चंदा लेने के दबाव में राष्ट्रपति ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से जुड़े नियमों को बदल दिया और उन्होंने कच्चे तेल का उद्योग करने वाले कारोबारियों का ध्यान रखा, लेकिन इलॉन मस्क की टेस्ला को नजरअंदाज कर दिया। और इसी के बाद ये झगड़ा शुरू हुआ। ऑयल लॉबी ये कहती है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मिलने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दीजिए और इस बाजार को खोल दीजिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि पूरी दुनिया में कच्चे तेल का सबसे ज्यादा उत्पादन अमेरिका में होता है, और अगर वो इसी कच्चे तेल के इस्तेमाल के खिलाफ लोगों को हतोत्साहित करने लगेंगे, कच्चे तेल की लॉबी के खिलाफ काम करने लगेंगे, वो ये कहने लगेंगे कि तेल का इस्तेमाल ना करें और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए कहने लगेंगे, तो इससे अमेरिका का ही नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका का ही ये कच्चा तेल है। और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऑयल लॉबी का समर्थन कर रहे हैं, और इसी समर्थन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों का व्यापार करने वाले इलॉन मस्क को नुकसान पहुंचा दिया और फिर उनसे दूर कर दिया। यानी ये पूरी लड़ाई अपने अपने फायदे के लिए लड़ी जा रही है। इलॉन मस्क 6 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन इनमें से उनकी सबसे ज्यादा आमदनी टेस्ला कंपनी से होती है, क्योंकि इस विवाद की जड़ में टेस्ला कंपनी ही है। और इसीलिए इस झगड़े के कारण टेस्ला के शेयर्स की कीमतों में एक दिन में ही 15% की गिरावट आ गई और उसे 150 बिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो गया। भारतीय रुपयों में अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो यह पैसा 12,75,000 करोड़ रुपए बैठता है एक दिन में, जिसका नुकसान हो गया। यानी राष्ट्रपति ट्रंप से हुए इस झगड़े की 1 घंटे की कीमत 53,000 करोड़ रुपए है। हालांकि इस विवाद के बीच आज टेस्ला के शेयर्स में 4% की वृद्धि भी हुई है। आज से सिर्फ 2 महीने पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने इलॉन मस्क से टेस्ला की एक गाड़ी खरीदी थी, और वो ऐसा करके अमेरिका और दूसरे देशों को और उनके लोगों को टेस्ला की गाड़ियां खरीदने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यानी टेस्ला के एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह वो व्यवहार कर रहे थे और कहते थे कि मैं खुद टेस्ला खरीदूंगा, और उनके काफिले में भी टेस्ला गाड़ी चल रही थी। लेकिन आज वही राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां ना खरीदें, बल्कि उनकी जगह पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदें, और उन्होंने अपनी टेस्ला की गाड़ी को भी बेचने का फैसला किया है। और अब मस्क की गाड़ी को अपने व्हाइट हाउस में देखना तक वो पसंद नहीं करते। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क से अच्छे उद्योगपति निकले। ट्रंप उद्योगपति होने के साथ साथ एक नेता भी है, जबकि इलॉन मस्क उद्योगपति होने के साथ नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी वो इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में राष्ट्रपति ट्रंप से पीछे ही माने जाएंगे, और इस बात को इलॉन मस्क भी समझते हैं, और इसीलिए वो अपने प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोल आजकल करवा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि आप इस पोल में हिस्सा लीजिए, जिसमें वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब समय आ गया है कि एक नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका में बनाई जाए, जो अमेरिका के 80% मिडिल क्लास परिवारों का प्रतिनिधित्व करे। अमेरिका की राजनीति 2 पार्टी सिस्टम पर चलती है, जिसमें एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन, बराक ओबामा और कमला हैरिस जैसे नेता हैं। अमेरिका में और भी यूं तो पार्टियां हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मुख्य रूप से इन्हीं दोनों पार्टियों के उम्मीदवार होते हैं। तो आप कह सकते हैं वहां 2 ही बड़ी पार्टियां हैं। भारत की तरह नहीं है अमेरिका का लोकतंत्र।
हालांकि ये व्यवस्था स्थायी नहीं है और वहां एक और नई राजनीतिक पार्टी बनाई जा सकती है, लेकिन यहां समस्या यह है कि यह पार्टी अगर इलॉन मस्क बना भी ले तो वो कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति खुद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए पहली शर्त यह होती है कि उस व्यक्ति का जन्म अमेरिका में ही होना चाहिए, जबकि इलॉन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि इस विवाद के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क आज रात को बात करके इस झगड़े को खत्म कर सकते हैं। दोनों के बीच बातचीत होने वाली है, लेकिन कुछ देर पहले यह खबर आई है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप इलॉन मस्क की आवाज तक नहीं सुनना चाहते। मिलना तो बहुत दूर की बात है और अब उन्होंने इलॉन मस्क से बात करना ही बंद कर दिया है। तो अब दोनों के बीच में बातचीत बंद है और दोनों सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस झगड़े में आपके लिए क्या सीख है? आपके लिए भी एक सीख है और वो सीख है दोस्ती के बारे में। कहते हैं जहां एहसान जताना पड़े वहां दोस्ती नहीं सौदा होता है, और इस रिश्ते में भी दोस्ती कभी थी ही नहीं, बल्कि ये शुरू से ही एक सौदा था और दोनों लोगों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ चाहिए था। आम जीवन में भी हम ऐसे रिश्तों को दोस्ती समझ लेते हैं, जबकि सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें बिना कहे समझा जाए और बिना गिनाए दिया जाए। और जिस दोस्ती में सम्मान की जगह हिसाब देना पड़े और एहसान गिनाने पड़े तो वो दोस्ती हो ही नहीं सकती। अगर आपका भी कोई ऐसा दोस्त है जो बात बात पर एहसान गिनाता है तो समझ लीजिए आपसे उसकी दोस्ती नहीं है, बल्कि वो आपसे एक सौदा कर रहा है। वैसा ही सौदा जैसा राष्ट्रपति ट्रंप और इलॉन मस्क के बीच हुआ था। बहुत सारे लोग जब ये दोस्ती हुई थी तब भी ये कहते थे कि इन दोनों के बीच, दो शक्तिशाली लोगों के बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती, और ऐसे लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि उनके पहले भी किसी के साथ बनती नहीं थी, लेकिन ये दो ऐसे शक्तिशाली लोग एक साथ आ गए और तब भी लोग कहते थे कि ये जो दोस्ती है ये बिना हितों के हो नहीं सकती। और आज ये समझ में आ गया कि इस दोस्ती के पीछे अपना अपना फायदा था, अपने अपने हित थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस लौटते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन टीएमटी। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात है, टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above.
Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। आपके आसपास जो भी खबरें होती हैं, जो भी घटनाक्रम चल रहा होता है, अगर आप चाहें तो अपनी निजी जिंदगी में उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 2 शक्तिशाली लोगों की दोस्ती कैसे टूटी, जिससे आप अपनी जिंदगी में भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब हम आपको एक और केस स्टडी दिखाना चाहते हैं जो ये साबित करती है कि किसी भी फिल्म को हिट बनाने के लिए सिर्फ बड़ा बजट यानी ज़्यादा पैसा और बड़ा स्टार काफ़ी नहीं है, बल्कि फिल्म की कहानी और कंटेंट ये तय करता है कि वो फिल्म कितनी चलेगी। अमेरिका में बेहद कम बजट और बिना बड़े स्टार्स की एक नई फिल्म लिलो एंड स्टिच, टॉम क्रूज की नई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल पर भारी पड़ गई है। लिलो एंड स्टिच ने सिर्फ 2 हफ्ते में लगभग 5,300 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो ये फिर से आप सुन लीजिए, 5,300 करोड़ रुपए की कमाई की है इस फिल्म में, जबकि टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल ने अभी तक लगभग 3,300 करोड़ रुपए की कमाई की है। लिलो एंड स्टिच को शुरुआत में सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया था, लेकिन इसकी निर्माता कंपनी वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स ने अचानक इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने का फैसला ले लिया, जो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका बजट कम है और इसमें कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई सुपरस्टार नहीं है। अब दूसरी तरफ मिशन इम्पॉसिबल को देखिए। मिशन इम्पॉसिबल में टॉम क्रूज जैसा बड़ा नाम है और यह फिल्म बहुत बड़े बजट और जबरदस्त पब्लिसिटी के साथ तैयार हुई। दोनों फिल्मों की तुलना जरा देखिए। लिलो एंड स्टिच को बनाने में करीब 830 करोड़ रुपए का खर्च आया, 830 करोड़, जबकि मिशन इम्पॉसिबल का बजट लगभग 3,400 करोड़ रुपए था और यह दुनिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। लिलो एंड स्टिच में कोई बड़ा चेहरा या कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं है, जबकि मिशन इम्पॉसिबल में खुद टॉम क्रूज है और उनके साथ कई बड़े बड़े स्टार्स और हैं। और कमाई के मामले में लिलो एंड स्टिच ने अब तक दुनिया भर में लगभग 5300 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि मिशन इम्पॉसिबल ने अब तक लगभग 3300 करोड़ रुपए की कमाई की है। लिलो एंड स्टिच ने मिशन इम्पॉसिबल से लगभग 2000 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए हैं। और लिलो एंड स्टिच एक छोटी लड़की जिसका नाम है लिलो और एक एलियन की कहानी है, एलियन का नाम है स्टिच, और इसीलिए लिलो एंड स्टिच की ये दोस्ती की कहानी है। और इस फिल्म में पारिवारिक मूल्यों पर जोर दिया गया है, जिसे दुनिया भर के दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, जबकि मिशन इम्पॉसिबल हॉलीवुड के इतने बड़े अभिनेता टॉम क्रूज के एक्शन और स्टंट से भरपूर है और इसमें एक स्टंट को फिल्माने में करोड़ों करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है। इसके बाद भी दुनिया भर के दर्शकों ने लिलो एंड स्टिच की साधारण और बड़ी स्वीट सी कहानी को ज्यादा पसंद किया है। What hideous planet is caught in your crosshairs? Shooting star! I'm pushing for a friend. Like. तो है ना ये कितनी दिलचस्प केस स्टडी। हालांकि आपको भी ये लगता होगा कि हम कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है लिलो एंड स्टिच ये 800 करोड़ रुपए के छोटे बजट से बनी है। हमारे देश में तो 800 करोड़ रुपए का बजट बहुत बड़ा बजट माना जाता है, लेकिन आप सोचिए कि इस फिल्म का जो 800 करोड़ का बजट है, इसे वहाँ छोटा बजट माना जाता है। और वहाँ की जो फिल्में हैं, देखिए 5-5 हज़ार करोड़ रुपए का बिजनेस कर रही हैं। और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे टॉम क्रूज की जो मिशन इम्पॉसिबल है, वो भी लगभग 3-3.5 हज़ार करोड़ रुपए के बजट में बनी है। और जब ये कमाई करने के लिए फिल्में निकलती हैं तो इनकी कमाई भी हज़ारों करोड़ में होती है। आखिर में महंगाई की कहानी। हमारे देश में महंगाई हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सरकार को घेरने के लिए महंगाई विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार रहा है। हर चुनाव में, हर मौके पर बढ़ती महंगाई विपक्ष के नेताओं का सबसे मनपसंद मुद्दा रहा है। आपने देखा होगा हर बार नेता यही कहते रहते हैं, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हर हफ्ते आधे अधूरे आंकड़ों के साथ अक्सर महंगाई पर जनता को कहते रहते हैं कि देखिए अर्थव्यवस्था कितनी खराब है। हमारे देश का एक इकोसिस्टम ऐसा बन चुका है कि अगर महंगाई बढ़ती है तो वो इसे एक बहुत बड़ी खबर बनाता है, इसे बड़ा मुद्दा बनाता है, लेकिन अगर महंगाई घट जाए तो उसकी कोई चर्चा तक नहीं करता।
आम जनता के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यानी आपके लिए यह है कि महंगाई दर पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। पिछले 73 महीनों में महंगाई अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। महंगाई के मोर्चे पर यह एक बड़ी जीत है। लेकिन आपने इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं सुनी होगी। आपको यह खबर किसी चैनल या अखबार के हेडलाइन में भी शायद ही मिली हो। आरबीआई के अनुसार रिटेल महंगाई की दर अप्रैल 2025 में घटकर 3.16% रह गई है, जो करीब 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। अगर सरल भाषा में समझें तो खुदरा महंगाई वो होती है जिस कीमत पर आप बाजार में जाकर किसी वस्तु या सेवा को खरीदते हैं, आपकी जेब से जो पैसा जाता है। मार्च 2025 में महंगाई दर 3.34% थी, जबकि अप्रैल 2024 में पिछले साल ये 4.83% थी। इससे पहले जुलाई 2019 में यह दर 3.15% हुआ करती थी। महंगाई में आई इस कमी की सबसे बड़ी वजह सब्जियों, फलों, दालों और खाने पीने के सामान की कीमतों में गिरावट है। इसके अलावा बेहतर मानसून की वजह से खरीफ की जो फसल है उनकी अच्छी पैदावार की उम्मीद है, जिसकी वजह से पूरे वर्ष महंगाई दर 4% से नीचे रहने की उम्मीद है। अब बड़ा सवाल यह है कि हमारे विपक्ष के नेता और राहुल गांधी जैसे नेता क्या इस गुड न्यूज़ को आपके साथ शेयर करेंगे और क्या वो अच्छी खबरें भी देश को बताएंगे? तो आज ये बड़ी खबर है और आप चाहें तो अपने विपक्ष के नेताओं को एक चैलेंज आज आप दे सकते हैं कि अगर महंगाई कम हो रही है, महंगाई की दर इतनी नीचे जा रही है, तो क्या इसके बारे में भी वो सोशल मीडिया पर लिखेंगे? क्या इसके बारे में भी वो बताएंगे? तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हर स्कूल में लिखा होता है कि उसूल तोड़ना मना है। हर बाग में लिखा होता है फूल तोड़ना मना है। हर खेल में लिखा होता है रूल तोड़ना मना है। काश रिश्ते, परिवार और दोस्ती में भी लिखा होता कि किसी का साथ छोड़ना मना है। नमस्कार।